हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 26th क्लास और क्लास नंबर 26। ठीक है, चैप्टर रहेगा फंडामेंटल राइट। अभी तक हम डिटेल में 6 चैप्टर को कर चुके हैं। आज से हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। चैप्टर है ये 7th, ठीक है, 5th एडिशन है, बट इस पर हमने 6th एडिशन के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि 6 चैप्टर जो हमने किए हुए हैं उसको हमने हैंड रिटन फॉर्म में कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बट अब से जो ये चैप्टर शुरू होते हैं वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में लक्ष्मीकांत में दी हुई है, यानी कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप हर एक लाइन को इंपॉर्टेंट लिख नहीं सकते, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम हैंड रिटन के बेसिस पे बताएंगे। बट आज का लेक्चर जाने वाला कैसा है, आज का लेक्चर होगा यानी कि आप साथ साथ में लक्ष्मीकांत की बुक बगल में खोले रहोगे, हाइलाइटर आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको एक पेज में शो भी किया है। ठीक है, और हर एक पॉइंट को आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं समझाते हुए चलूंगा। आज का कोई ऐसा रैंडम सा कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होगा, बट जो जो यहां पर लिखा है पॉइंट वाइज, जो भी लक्ष्मीकांत में हर एक लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ओके, नाउ फंडामेंटल राइट है, बट उससे पहले आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले हमारे चलते हैं 2 प्लान। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सेमी प्लान है, नहीं, 2 प्लान है। सबसे पहला एक प्लान है ईयरली ग्रुप का। ईयरली ग्रुप 499 रुपीज का है, जिसमें पूरे 1 साल तक डेली के द हिंदू नोट्स, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के नोट्स चैप्टर वाइज, ऑप्शनल नोट्स और आंसर राइटिंग आपकी डेली की जाती है। ठीक है, दूसरा फोन गाइडेंस भी इसमें दी जाती है। ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ईयरली नोट है इस पे देखिए इनिशियल के जो 3 ग्रुप दिख रहे हैं आपको, स्टडी मटेरियल वाला, इसमें डेली के बेसिस पे आपको पीडीएफ मिल जाती है और 4 महीने में करीबन करीबन हमसे 500 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी सेम में एक पेड ग्रुप डिस्कशन होता है जहां पर आप मेंस की भी तैयारी करते हो। और याद रखना, ये ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए आप प्रीलिम्स तक तो सभी के साथ सेम compete कर रहे हो ना, यानी कि प्रीलिम्स आप 120 लाओ या 140 लाओ, कोई मैटर नहीं है। अब बस ये करो कि प्रीलिम्स में उतना एफर्ट ही मत डालो। एट द एंड जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, मेंस में सभी के साथ कॉम्पीट करोगे, मतलब उसी सेम लेवल से। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में कम्पीट करके आप तो उस चीज में एफर्ट लगाओ जिससे आपकी रैंक डिसाइड होने वाली है। याद रखो मैं क्यों ये बोल रहा हूं, यानी कि तो मेंस का ये वाला ग्रुप अभी से आंसर राइटिंग अगर आप इतने मिनिमम प्राइसेस में नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर वो आपका लॉस है। ठीक है, नाउ एक है प्राइवेट करंट नोट्स, जहां डेली के बेसिस पे द हिंदू के नोट्स हम शेयर करते रहते हैं, उसी को पीडीएफ फॉर्म में भी देते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन वाला। अब होता है एक हमारा टेस्ट सीरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, और कमेंट बॉक्स में भी आप उसको देख सकते हैं। 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाली टेस्ट सीरीज है, यानी कि जब आप बेसिक में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लोवेस्ट लेवल से लेके एडवांस लेवल तक यहां पर आपको एनसीईआरटी 6 to 12 सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सीसेट के क्वेश्चन के बाद में हम इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, अभी तो वैसे पीडीएफ मिलेगी आपको सबको, बट इन क्वेश्चन की हम वीडियो सॉल्यूशन भी जो है उन पेड सब्सक्राइबर को देंगे। बाकी मेंस और ऐसे की भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहां पर मिल जाते हैं, तो ये प्री बुकिंग आप करवा सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देरी मत कीजिए, 399 रुपीज में सिर्फ इतने सारे 25,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम देते हैं। और कोई डाउट मत करना जनरली कि ये कैसे मिलेंगे, ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, कोई वैलिडिटी नहीं है, हमेशा के लगेंगे, लाइफ टाइम। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी खोलो कोई भी चैप्टर, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया पेड डिस्कशन। अब हम आ जाते हैं आज के फंडामेंटल राइट में। नाउ आज का फंडामेंटल राइट देखो, सबसे पहले जो मैंने यहां पर इश्यू किया है, आप भी हर एक चैप्टर में ये कीजिए कि ये इंश्योर कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से क्वेश्चन कितने आते हैं। अगर पिछले 10 साल के अगर मैं क्वेश्चन पेपर देखूं तो 8 से लेके 10 क्वेश्चन तक। ठीक है, ये पिछले साल का है, 2018 के बेसिस पे 8 क्वेश्चन लिखे हैं। ये है 2019 और 2020 के बेसिस पे, ये क्वेश्चन की जो नंबर चले जाते हैं 12 क्वेश्चन। तो फंडामेंटल राइट से पिछले 10 सालों में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ओके, नाउ उसके बाद फंडामेंटल राइट जो है सोर्स अगर देखेंगे और फंडामेंटल राइट लिया कहां से है वो देखेंगे तो लिया यूएसए से है। ठीक है, बट अभी इतना ज्यादा इनिशियल में मत जाओ, बट मैं धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रेज करते रहूंगा कि कहां कहां से कौन कौन सी चीजें हुई हैं। ओके, नाउ सबसे पहला जो पैरा है आपको देखने को मिल रहा है वो ये है। ठीक है, कौन सा पैरा है ये देखिए, जो आप सब लोगों के बुक में होगा।
सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट आर इंश्योर्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 1 का है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 है सिटीजनशिप। ये दोनों ही मैं डिटेल से आपको बता चुका हूं। आज से पार्ट 3 है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। क्योंकि 1 से लेके आप सबको ये पता है, 1 से लेके देखिए आप सबको पता है इनिशियल से पार्ट 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 था, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 था क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब ये बताया गया था कि भारत कहां से कहां तक का है। आर्टिकल क्या था, 1 से लेके 4 तक। ओके, ये पहला ये था, ये मैं करा चुका हूं। पार्ट 2 क्या होगा फिर, पार्ट 2 रहेगा सिटीजनशिप, यानी कि अब यूनियन एंड टेरिटरी में कोई रहने वाले होने चाहिए, तो उनके लिए भारत के संविधान ने कहा यार नागरिकता के प्रोविजन क्या होंगे, वो भी मैंने पढ़ा दिया डिटेल में। ये था 5 से लेके 11 तक। आज हम करने वाले हैं आज का सबसे बेहतरीन चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर। आपको नॉर्मली भी आपको एज ए इंडिविजुअल पता होने चाहिए आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, और एज ए बहुत सारे लोग पुलिस से डरने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको अपने संविधान में यार उनको कितनी ज़्यादा जो है चीज़ें दी गई हैं, प्रोविज़न उनके लिए ही दिए हैं, आपके लिए ही दिए गए हैं। तो ऐसे प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए एज ए जनरल पर्सन की तरह भी, और यूपीएससी आप पढ़ रहे हैं तो उसके तरह भी। तो पार्ट 3 में है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें आपको पढ़ानी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई फिर आपकी कि हमने ये देख लिया फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में है, 12 से लेके 35 तक है। ओके, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है हमें कि हमारे सभी लोगों के पास मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बैठ रहे थे, तब ये इंस्पिरेशन ले रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, यानी कि कुछ प्रोविजन हैं अधिकारों के। तो ये हमने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, यूएसए से ली। ओके, नाउ इतना चीज़ें हो गई, तो पहला पैरा आपको समझ में आ गया है कि ये हमने इंस्पिरेशन यूएसए से ली, कौन से पार्ट में आता है। ओके, अगर आप पहले से व्यूवर्स हैं तो आप सबको पता होगा कि पार्ट क्या होता है, ठीक है, शेड्यूल क्या है, ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर पढ़ा रहा था। उसके लिए मैंने 20 या 30 मिनट आपको समझाया है, तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाऊंगा नहीं डिफरेंस क्या, आर्टिकल में डिफरेंस क्या है, शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। पर एक तरह से सिंपल सी बात है, कोई मान के चलो कोई बुक है, उसका चैप्टर है कोई, तो उसे पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट का मतलब कोई चैप्टर है, उस पार्ट में होते हैं ना सब टॉपिक होते हैं, हर एक चैप्टर में सब टॉपिक होते हैं, तो उस सब टॉपिक में आर्टिकल हो जाएंगे, फिर आर्टिकल वो सब टॉपिक हो गए। अब आप कहेंगे शेड्यूल क्या है, मैं बोलूँगा शेड्यूल वो होंगे जिसमें कि कंप्लीट आर्टिकल में हम हर चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आर्टिकल 1 में जो है इंडिया को समझाया गया है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक उसके स्टेट के बारे में बताया गया है कि कौन सा स्टेट होगा, किस तरह से चेंज करेंगे। बट आर्टिकल्स में ये तो नहीं लिख सकते ना उत्तराखंड है, तेलंगाना है, तो किसी एक आर्टिकल को डिटेल में जानकारी देनी है, तो तब उसके लिए हम क्या बनाते हैं, शेड्यूल में। यानी कि शेड्यूल में हर एक प्रोविजन हम डाल देते हैं, हर एक छोटी से छोटी जानकारी, इसलिए शेड्यूल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने चलो डिफरेंस भी बता दिया, बट डिटेल में आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में समझाया, तो मैं इसको अभी समझाने वाला नहीं हूँ उतने डिटेल में। ओके, नाउ ये हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो दूसरी चीज़ है, ये बोला जाता है, अब आपसे प्रीलिम्स का ये भी क्वेश्चन बोला जाता है कि पार्ट 3 को जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के ऊपर देखोगे तो 1 लिखा है, तो कभी भी ये प्रीलिम्स देखिए, लक्ष्मीकांत पढ़ने के तरीके भी बताता हूँ, जो भी चीज़ लिखा रहता है उसको सर्च कर लिया करो, ठीक है, उसको सर्च कर लिया करो पीछे से, ठीक है। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो उसके पीछे का रेफरेंस भी देखें। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब मैग्ना कार्टा होता क्या है, अगर आप देखेंगे मैग्ना कार्टा को, बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। मैग्ना कार्टा बहुत सिंपल है, यहाँ पर किंग जॉन थे इंग्लैंड के 1215 में, तो उन्होंने एक अधिकारों का एक चार्टर इशू किया था, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा मतलब जनरली चार्टर ऑफ द राइट्स अंडर किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215। तो 1215 में इंग्लैंड में जो राजा थे
वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे कि यार हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए, राजा जो बोलता था वो किया जाता था। बट 1215 में किंग जॉन इंग्लैंड के उन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंट इशू किया, ठीक है, यहाँ पर बुक है मेरे पास, एक डॉक्यूमेंट इशू किया, इस पर कुछ अधिकारों की लिस्ट बना दी गई, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। लोगों के मौलिक अधिकार के लिए 1215 का सबसे पहला एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें कि राजा ने ये कुछ प्रोविजन लिखे थे डॉक्यूमेंट में। तो मैग्ना कार्टा और कुछ नहीं है, मैग्ना कार्टा का मतलब कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि इंग्लैंड के निवासियों के लिए बनाए गए थे 1215 में किसी एक राजा के द्वारा। ओके, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नाउ उसके बाद आपको जो याद रखना है, ये जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर आपका मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यार रिट इश्यू करो सुप्रीम कोर्ट। अभी रिट क्या होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 में। ओके, अभी धीरे धीरे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। ये जस्टिसेबल हैं, जस्टिसेबल का मतलब यही होता है कि अगर इनका वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट पे जा सकते हैं कि यार मेरा वायोलेशन हुआ है मौलिक अधिकार को, आप इसको इन्फोर्स कीजिए, आप पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें देखने को मिल गई। और एक और चीज़ याद रखना, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू यूएसए से, हमने तो इंस्पिरेशन ली बट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं और एलोबरेटिव फॉर्म में। ओके, तो ये अच्छी बात भी है। दूसरा, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार किसी भी एक पर्सन को, जो भारत में रहने वाला कोई भी पर्सन है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। यानी कि बिना भेदभाव के हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट जो है मिलते हैं। नाउ इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, चाहे अमीर है गरीब है, कोई भी किसी भी कास्ट का है, कास्ट है मेल फीमेल सेक्स यानी रिलीजन कौन सा है उसका, ठीक है, तो उसके बेसिस पे चाहे वो कोई भी पर्सन है, सभी को बिना डिस्क्रिमिनेशन के मौलिक अधिकार उसके दिए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या होगा, देखो जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं ना, इससे आपका ब्रॉडर व्यू पॉइंट इस तरह से होगा कि कुछ एक्चुअल में जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे यूपीएससी में, तब ये मैटर करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है जो मैंने बता दी आपको, ये एक्चुअल में सोचो कि यार सभी लोगों को बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, बट यहां पर ये इंश्योर क्या होगा इससे, तो डायरेक्ट दे अपहोल्ड। अब यहां से इंपॉर्टेंट है कि यार मैंने बोला कि सभी लोगों को बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, तो दे अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है ना, समानताएं दिख रही हैं इस वजह से। तो फंडामेंटल राइट एक तरह से क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी को अपहोल्ड कर रहे हैं। तो एट द एंड यहां पर जब आप प्रीलिम्स के सॉल्व करोगे तो ये अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी कि फंडामेंटल राइट यार करते क्या हैं। आप फिर सिर्फ अगर नॉर्मली पढ़ लेते हैं तो आपका मन ये होता है कि यार फंडामेंटल राइट क्या है, 12 से 35 पार्ट 3 यही रटने में लगे रहते हो। आपको ये नहीं करना, प्रीलिम्स के अच्छी अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। नाउ बाकी इसके बाद जो मैं ये पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत को पढ़ने की किसी भी सोर्सेस से जरूरत नहीं है, फाइनल नोट्स हैं, इस पर रिलाई कीजिए, आपकी पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी मैं बहुत सारे रेफरेंस बुक लाने की सोच रहा हूं। अभी हम सिर्फ टेस्ट सीरीज में वर्क कर रहे थे, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है क्वालिटी कंटेंट आपको देने के लिए। टेस्ट सीरीज भी हमने बना ली, करंट अफेयर आपके चली रहे हैं, यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरी गाइडेंस मिनिमम प्राइसेस में सभी रेफरेंस बुक के सॉल्यूशन फ्री में अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, ये सभी से है 2021 तक जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी मैं इन्वायरमेंट भी ला रहा हूं। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था टेस्ट सीरीज के बेसिस पर, बट अब इन्वायरमेंट भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इन्वायरमेंट कब ला रहे हैं आप, मैं ला रहा हूँ। ठीक है, उसको जल्दी उसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ। नो चलो ये छोड़ो, फंडामेंटल राइट क्या है फिर, ये अपहोल्ड करता है इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, बिना भेदभाव के दिए जा रहे हैं तो समानताएं दिख रही हैं। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अभी कहीं भी आप मूवमेंट कर सकते हो, फ्रीडम है। अभी मैं एक एक करके जब फंडामेंटल राइट बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन को भी प्रमोट करता है, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करेगा, तो ऐसी भी चीजें प्रोविजन में दिए गए हैं। नाउ फंडामेंटल राइट किस लिए है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, बहुत सिंपल है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक तरह से ये होता है, देखिए एक मान के चलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एक तरह से डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पहले ये मैं बताता हूं, राइट ऑफ पीपल, पीपल्स राइट या पीपल्स रूल। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है
पीपल्स रूल, मतलब कोई एक ऐसा देश जो लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा देश तो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही है ना लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। तो फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब आप लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव आप वोट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये सब कौन इंश्योर करता है? फंडामेंटल राइट। तो एक और चीज याद रखना प्रीलिम्स के लिए कि फंडामेंटल राइट किसको प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत सिंपल सी बात है कि यानी कि आप वो पॉइंट समझो ना, व्यू पॉइंट। आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप किसी एक, आपके पास फ्रीडम है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की। आप खुद भी खड़े हो सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उसके ऑफिसेज में आप जा सकते हैं। तो ये आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो जाती है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जनरली किसको प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ओके ना, उसके बाद यहाँ पर है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी के पास होते हैं तो किसी का ऑथोरिटेरियन यानी कि किसी का डेस्पोटिक रूल होता ना, कभी कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जैसे हिटलर की सरकार थी, वो जो मन चाहे उनको करती थी, उनके पास क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं था। तो ऐसी जो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी लिबर्टी ये बढ़ाती है, फ्रीडम आपकी बढ़ाती है, ठीक है। अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार जो करना चाहिए वो आपके साथ करेगी, नहीं। आपके पास संविधान में कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट हैं जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर ये सब चीजें मिल जाती हैं। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? In short, they aim at establishing a government of laws, not of men. इसका मतलब क्या है कि they operate a limitation on the tyranny of executive and arbitrary law of the legislature. ये भी होता है, सिंपल सी बात है, कोई एग्जीक्यूटिव है, मान के चलिए हमारे पीएम है, डिफेंस मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव यही तो होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूंगा। ओके ना, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं तो वो अपना मनचाहे लॉ नहीं ला सकते इसमें। इसका मतलब ये होता है इट एम एट एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज, मतलब कानून के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ लॉज सेटअप करती है। मतलब जो हमारी सरकार है वो लॉज के बेसिस पे चलेगी, नॉट ऑफ ए मैन। यानी कि कोई ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मान के चलो एक ऐसा बोला सपोज ये उत्तराखंड है, नीचे नीचे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये हो गया कि उत्तराखंड का पर्सन आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में नहीं जा सकता, ऐसा एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपके पास फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, आप फ्रीडम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप एक जगह से राइट टू मूवमेंट है आपके पास, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हो आप, इवन अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आप सबको देखने को मिलता है। तो एग्जीक्यूटिव अपना कुछ भी ऐसे नहीं बना सकते, आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे सरकार को भी चलना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ लॉज को सेटअप करता है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ ए मैन, मतलब पूरी सरकार यानी कि आपके लॉज को ये सेटअप करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के। ओके ना, उसके बाद आप सबको पता है फंडामेंटल राइट जो हैं गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता है, जिसे विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जिसे बोला जाता है कि संविधान ही हमारे मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट भी करता है और गारंटीड भी करता है, मतलब संविधान में लिखे गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दे आर मोस्ट एसेंशियल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट मटेरियल इंटेलेक्चुअल मॉरल स्पिरिचुअल ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा एक पर्सन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट मत सोचो, एज ए इंडिविजुअल आप सोचो कि आप भारत में रह रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब मैं फंडामेंटल राइट के बता देता हूँ कौन से फंडामेंटल राइट हैं। कोई पूछे ओरिजिनली संविधान में कितने राइट थे, आप कहेंगे 7, बट अभी कितने हैं? 6 हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट को, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, अब इसे लीगल राइट बना दिया गया। अब लीगल राइट बना के क्या डिफरेंस होता है मैं वो थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए फंडामेंटल राइट अगर आपके पास हैं तो बहुत सिंपल है। फंडामेंटल राइट अगर आपके पास है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल जो 31 था वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको डिलीट कर दिया गया और इसको बना दिया गया एक लीगल राइट। क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया। डिफरेंस क्या है? अगर फंडामेंटल राइट होता तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर आप फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं कि यार इसको इन्फोर्स कीजिए। बट लीगल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो ये जस्टिसेबल, जनरली आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास हर एक
कंडीशन के बेसिस पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो लीगल राइट है तो ये उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो लीगल राइट, इस पर यही डिफरेंस रहता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ये बाउंड रहती है कि वो इन्फोर्स करे उन लॉस को, कि वायलेशन हो रहा है तो इन्फोर्स करे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्फोर्स करती है। बट लीगल राइट में आप जा सकते हैं, बट इन्फोर्सेबल वाला कोई प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता। अब आपके माइंड में ये भी होगा यार, पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था, प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार था वो फंडामेंटल था, मौलिक था, उसको बाद में लीगल कर दिया, ऐसा क्यों? अब मैं जाऊंगा आपके साथ 1957 में, जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नया राज्य था, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारा जो राजा महाराजा थे, ठीक है, राजा थे, महाराजा थे, कॉरपोरेट्स थे, उनके पास बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है। अब बहुत सारी उनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, तो सिंपल सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर फार्मर, किसान ये चाहे तो किसान के पास तो ज़मीन ही नहीं है ना, वो खेती क्या करेगा, तो उनको उसके बेसिस पे रखना पड़ेगा। पहला तो ये था, इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार नहीं। अब फिर सरकार ने फार्मर्स को भी देना शुरू करा। दूसरा ये था कि बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी में उनकी राइट टू प्रॉपर्टी है। अब अगर सरकार चाहे कि डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज सरकार को इनिशियल में तो यार भारत आज़ाद हुआ है तो हमको बहुत ज़्यादा मकान बनाने पड़ेंगे, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर बना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, डैम्स बनाने पड़ेंगे, ये बनाने पड़ेंगे। तो लोग कहते हैं कि यार मेरी ज़मीन से कट रहा है तो आप तो ले ही नहीं सकते, वो कोर्ट के पास चले जाएंगे कि यार मेरी ज़मीन कट रही है, तो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर वर्क ही नहीं हो पाता था। तो सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसे कुछ 2-4 रीज़न हैं जिसके बेसिस पे राइट टू प्रॉपर्टी को जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको डिलीट कर दिया गया एज ए फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको बना दिया गया आपका एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट मेड ए लीगल राइट, इसको बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। 300A का मतलब क्या होता है कि बाद में जो जोड़ा गया है इन द पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 12th है और ये एक लीगल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप कहेंगे यार कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट एज ए फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट वही होंगे जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आए हैं, ठीक है, इस पर कंफ्यूजन मत करना। फंडामेंटल राइट वो होंगे जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझ जाते हैं कि अरे यार चलो लीगल राइट हो गया है तो अब इसको एक्ट के बेसिस पे वो करेंगे, फिर नहीं, उसको लीगल राइट बनाया गया है बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा वो, ये याद रखना, ठीक है। ये इस पे भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। लीगल राइट है तो आपको ऐसा नहीं कि यार संविधान से ही उसको हटा दिया गया, नहीं, संविधान से नहीं हटाया है उसको, बल्कि उसको डाला गया है संविधान में पार्ट 12th में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको लीगल राइट बनाया गया है आर्टिकल 300A, ये याद रखना, 300A। ओके, ये तो था कुछ एक्सेप्शन जिसको पहले जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था। देखो पहले 12 से 35 तक आर्टिकल 31 में ही तो आ रहा है, तो आर्टिकल 31 को ही डिलीट कर दिया गया। ओके, ना ओरिजिनली जो हमारा संविधान है उस पर कुछ 7 राइट थे और एक राइट हटा दिया। अब कौन कौन से अभी के अधिकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18। राइट टू फ्रीडम, जो अभी मैं बोल रहा हूं वो वाला, ठीक है, ओके। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 हो गया। राइट टू फ्रीडम हो गया आर्टिकल 19 से लेके 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी मैं डिटेल में आने वाला है, ये सिर्फ अभी जान लो कि राइट टू इक्वलिटी सभी लोगों की समानताएं होंगी। राइट टू फ्रीडम है, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, प्रेमल जब आपने पढ़ा होगा, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी समझाई है तो आप उसको पढ़ो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24। कल्चरल और एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 से लेकर 30। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म प्रोफेस कर सकते हो, अपना सकते हो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। और लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबको ही प्रोटेक्ट करने वाला राइट आर्टिकल 32 है, क्योंकि आर्टिकल 32 में रिट्स हैं और रिट्स के बेसिस पर ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और इन्फोर्स हो सकते हैं ये सभी कानून। ओके, तो ये भी पढ़ लिया फिर आपने। अब नाउ यहाँ जो फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट है, अब मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड यानी कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसको समझाऊंगा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में, ठीक है।
अब ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड है। ओके, नाउ अब फीचर एक एक करके, अब इसके कुछ नोट्स नहीं है बल्कि आप सामने लक्ष्मीकांत रखो, एक एक करके मैं यहां पर से फीचर आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा। और ये फीचर हैं कुल 12 फीचर, और 12 फीचर के बेसिस पर हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। फिर कल से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद तो एक एक करके राइट टू इक्वलिटी ये सब चीज़ें हैं, और फंडामेंटल राइट में लगेगा 4-5 लेक्चर तो ये अच्छे से मांगता ही है, डिमांड करता है। मैं ऐसा नहीं यार 2 मिनट में आर्टिकल क्या लिखा है ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये लेक्चर स्ट्रिक्टली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये स्टेट पीसीएस वाले भी देख सकते हैं, बट मैं इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा, अच्छे से समझ के चलो। और याद रखो, जो यूपीएससी को शॉर्टकट समझता है कि यार लक्ष्मीकांत जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। डिटेल में पढ़ो, टाइम दो हर चीज़ को। यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट शॉर्टकट्स, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि यार चलो 2 महीने के अंदर ये खत्म कर देना है, 3 महीने के अंदर। धीरे धीरे करोगे, ग्रेजुअल चेंज आएगा आपके पास, क्योंकि अच्छे से आप पढ़ोगे तो अच्छे से प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो साथ साथ में लक्ष्मीकांत की बुक भी रखना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट जो है दूसरे पर्सन्स के लिए होते हैं, ठीक है। जो फॉरेनर्स हो गए, और कॉरपोरेशन हो गया, या कंपनीज हो गई। तो पहला समझ में आ गया, कुछ फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सिटीजन्स के लिए होते हैं। इससे पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ चलो सिर्फ सिटीजन के लिए कौन से राइट हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे राइट हैं जो फॉरेनर के लिए होते हैं, और कंपनीज जैसे होगी ना रिलायंस कंपनीज, तो उनके लिए भी होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, फीचर बता रहा हूं, ठीक है मैं। अब दूसरा ये है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज लिखा है संविधान में वो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये होना ही चाहिए। यानी कि स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे किसी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, पर रिजर्वेशन दिया जाता है ना, आरक्षण दिया जाता है, जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। तो स्टेट अपने बेसिस पे जो होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है, किसी के बेसिस पे। तो स्टेट क्या हो सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट नहीं बोलते कि यानी कि जो लिखा गया है वही नहीं होगा। स्टेट कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और आप कहेंगे कि यार ये रेस्ट्रिक्शन डिसाइड कौन करेगा, फिर यह करती है कोर्ट। उसके लिए हमारे पास कौन है, कोर्ट है, ठीक है। द रीजनेबल आर्स और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। यानी कि किसी स्टेट ने लगाया कि किसी स्टेट ने ऐसा नहीं कह देगी कि यार कोई राज्य कि 80% तक रिजर्वेशन हम मराठास को देंगे या गुज्जर्सों को देंगे, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला कौन है, कोर्ट। बट हालांकि राज्य सरकार कर सकती है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पर, बट ऐसा नहीं कि एक लाइन क्रॉस कर दे वो, उसके लिए हमारी कोर्ट बैठी हुई है। तो ये फीचर से बता रहा हूं, ठीक है। ओके, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि कोई एक इंडिविजुअल, उसका अधिकार क्या है, सोसाइटी में वो कैसे सरवाइव करेगा, उसकी इक्वलिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं। एक तरह से फंडामेंटल राइट बैलेंस बनाते हुए चलते हैं सोसाइटी और किसी एक इंडिविजुअल के राइट में, ठीक है। ओके, 2 मैंने आपको बता दिए, लास्ट में रिवाइज भी कराता हूँ, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना कि यार भूल जाऊंगा मैं। हालांकि वीडियो को बार बार देखो, बट कोई इशू नहीं है, लास्ट में एक तरह से स्पेक्ट्रम की तरह लास्ट में जैसे होता है। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ देम अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। बहुत बार क्या होता है, सरकार, कोई ऐसी सरकारें होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, आर्बिट्री लॉ लेके आती हैं। जैसे एग्जांपल, जैसा मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि एक पुल है, क्या है, एक पुल है, पुल में सपोज अभी की सरकार ये कहती है कि यार इस पुल से सिर्फ जिसके पास कंपनी है, सिर्फ रिलायंस जियो जो चलाते हैं वही चलेंगे, मान के चलो ऐसा बोला। हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि अरे ये तो होता ही नहीं है कभी, लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ तो ये मैटर ही नहीं करती है। जिसके बाद जियो सिम है, सरकार ने ये बोला कि जियो सिम वाले ही यूज़र इस पुल से चल सकते हैं। जिसके बाद एयरटेल है, और कौन सी होती है, जियो है, नहीं जियो वाला तो पुल से चल सकते हैं ना, एयरटेल है और वोडाफोन है, ठीक है, और जो भी है, एयरटेल वोडाफोन वाले नहीं चल सकते, या दूसरे जिसके पास सिम है वो नहीं चल सकते। तो यानी कि ये आर्बिट्री है, हो गया ना। अब सरकार क्या कर रही है कि यार जिसके पास जियो है, क्योंकि सरकार मुकेश अंबानी से मिली हुई है और ये बोल रही है कि जिसके पास जियो की सिम है वही इस पुल से चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस ऐसे आर्बिट्री एक्शन से भी हमें बचाता है हमारा फंडामेंटल राइट,
तो ये याद रख लो, हमारा ऐसे कोई भी स्टेट एक्शन है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है लाइक दोज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। अब मान के चलो आप मुकेश अंबानी के, अब देखो यहां पर कुछ एक्सेप्शन के बारे में क्या बात की जा रही है। सपोज मान के चलो कि एक्सेप्शन लाइक द एक्शन ऑफ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। सपोज आप मान के चलो मुकेश अंबानी के घर पे चले जाते हो, अब उसका तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, आप ये नहीं कह सकते यार राइट टू मूवमेंट है तो मैं कहीं भी जाऊंगा कि उनके घर में बिना बताए डिनर आप करके आ रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ये इसके अगेन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, तभी मैं एब्सोल्यूट नहीं बोल रहा हूँ इसको। राइट टू मूवमेंट है तो आप नहीं कि किसी के भी घर में चल दो, मेरे घर में आ सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है बिना बताए भी। पर मुकेश अंबानी या कोई प्राइवेट कंपनी, देखो हाँ दूसरा ये है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है एबीसी, इस कंपनी का नाम क्या है, एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी में आप कहेंगे कि यार राइट टू जॉब होती है, फंडामेंटल राइट में ये होता है कि वेजेस आपको सेम मिलने चाहिए, और आप इससे कहोगे कि हाँ मुझे जॉब देनी ही चाहिए। आप यूपीएससी क्लियर करो तो अलग बात है, गवर्नमेंट जॉब है, बट किसी एक प्राइवेट कंपनी में वो चाहे तो आपको नहीं भी दे सकते हैं जॉब, ठीक है, उनका मतलब है। तो ऐसा नहीं कि राइट टू जॉब है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाओ, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए। फिर पहला कौन सा हो गया, देखो पहला हो गया कि कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट कंपनीज के लिए, अलग फॉरेनर्स के लिए। दूसरा ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, और ये स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तीसरा है गवर्नमेंट के आर्बिट्री एक्शन से ये हमें बचाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के आर्बिट्री एक्शन से हमें ये बचाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट। ओके, नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट देखने को मिलता है ये हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया, और मुकेश अंबानी वाला भी बता दिया। कुछ एक्सेप्शन है कि यानी कि आप यार कोई प्राइवेट कंपनी है मुझे जॉब दो करके नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ देखने को मिलता है आपका सम ऑफ दम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। अब देखिए कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं वो नेगेटिव इन कैरेक्टर रहते हैं। नेगेटिव इन कैरेक्टर कहने का मतलब क्या रहता है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, और कुछ होते हैं पॉजिटिव इन कैरेक्टर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रिविलेज देते हैं। जैसे मैंने कहा है आरक्षण देना, किसी एक गरीब तबके को उठाना फंडामेंटल राइट है। और कुछ पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इसको ग्रीन से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि समझ पाओ। कुछ पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, कुछ नेगेटिव इन नेचर होते हैं, मतलब स्टेट में भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। ओके, नाउ ऑन द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट। ओके, नाउ ये तो चौथा पॉइंट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट बहुत सिंपल है, दे आर जस्टिशिएबल। ये तो मैं ऑलरेडी ये वाला वर्ड समझा चुका हूं, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। यानी कि देखो अगर मैं आपसे कभी भी ये बोलूं कि फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया तो गलत होगा। वो जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब होता है सिर्फ इन्फोर्समेंट की बात की जाती है, ठीक है, ये अच्छे से समझना। ये आपको बहुत सारे जो लोग होते हैं ये समझाते नहीं हैं इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो उनको इन्फोर्समेंट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको देखती है कि ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इन्फोर्समेंट करने का किसका होता है, मतलब फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं, आपका वायलेशन का मतलब ये थोड़ा ना हो जाएगा ना कि फंडामेंटल राइट हट चुके हैं। यार आप कोर्ट के पास जाके ये नहीं कहोगे कि यार राइट टू फ्रीडम हमारा हट चुका है, राइट टू इक्वलिटी हट चुका है, नहीं। आप वहां पर जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के पास ये कहोगे कि यार सर हमारा वायलेशन हो चुका है फंडामेंटल राइट का, आप इनको इन्फोर्स कीजिए, मतलब इनको अप्लाई कीजिए, इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। तो ये हटना नहीं होता इसका मतलब। ओके, तो जस्टिसेबल का मतलब यही होता है कि फंडामेंटल राइट आपके अगर वायलेट हो जाते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोर्ट के पास की इन्फोर्समेंट के लिए उसके, ठीक है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ, चलो पढ़ लो। तो सिक्स्थ से पढ़ के सोचो कि क्या हो सकता है, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, ऐसा मैं तो ऐसे करा रहा हूं जैसे आपकी क्लास होगी, ठीक है। ओके, सिक्स्थ चलो आपने पढ़ लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। पॉज करके चलो बताओ कि सिक्स्थ क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में। ओके, सिक्स्थ क्या है, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट गारंटी करता है, जैसे मैंने बोला ना सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकते हैं। तो छठवां पॉइंट यही है, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसको फंडामेंटल राइट को डिफेंड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, गारंटेड भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है। तो जनरली कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, नॉट नेसेसरी बाय अपील ऑफ हाई कोर्ट। अब आपके लिए यहां पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन अराइज होता है, आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स ऐसा क्वेश्चन बनाएगी कि किसी को फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उसको इन्फोर्स करने के लिए पहले उसके पास उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो आप कहोगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये है कि आपको हाई कोर्ट से लेके पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जाने की जरूरत नहीं है कि हाई कोर्ट अपील करेगा, आप हाई कोर्ट में अपील करोगे तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, नहीं, आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ओके, उसके बाद 6 पॉइंट कर दिए, अब है उसके बाद 7th पॉइंट। ओके, 7th क्या है देखो फिर, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं होते। यानी कि मान के चलो कोई फंडामेंटल राइट है, वो हमेशा फंडामेंटल राइट नहीं होगा। एक एग्जांपल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो एग्जांपल है ये देखो, ये देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले कौन सा राइट था, यहां देखो सामने देखो आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है, अगर कभी आपको याद करने में दिक्कत हो ना तो थोड़ा सा ट्रिक लगा लिया करो। 31 है तो 31 को 3 + 1 कर लो 4, मतलब 4 बार। 44th अमेंडमेंट उसको 2 बार लिख दो, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हो। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जितना मैंने सीखा हुआ है अभी तक के। ठीक है, मैं यूपीएससी की कुछ प्रिपरेशन या 4 या 5 सालों से करा रहा हूँ, उसके लिए आपके पास एक मैंने वीडियो भी बनाई है कि मेरे स्टडी IQ में भी कोर्स हैं, अनअकैडमी में भी ऑफर आया था। तो ये सब पर इसके बेसिस पर कुछ बाउंडेशन लग जाती मेरे पे कि यार अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बेसिस पर पढ़ा था तो मुझे उस इंस्टीट्यूट के बेसिस पे काम करना होता, फिर वही आपको 12-13 हज़ार के कोर्सेज देने पड़ते, मटेरियल मैं ही देता वहाँ, मटेरियल वो कुछ अलग नहीं देते आपको। तो फिर हमने ये सोचा कि यार आपको उस पर्टिकुलर क्या वो एक जस्टिस नहीं होता। जनरली बहुत सारे लोग कोचिंग, ये उनके लिए भी हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद कॉल करते हैं कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट, हमने PR पब्लिकेशन में ये इंश्योर किया है कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमसे हो जाए, कि आप कोई टीचर आपसे पढ़ाता है तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर पाएँ। इसमें वो कहीं पर क्या होता है, डायरेक्ट उनसे बातें नहीं हो पाती है, यानी कि सभी बच्चों को वो सिमिलरली ट्रीट कर रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। हम यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए मतलब स्पेशल फोकस देते हैं कि हाँ किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा उससे कॉल पे बात करो, उसको और अच्छे से समझाओ, उसको बोलो। ठीक है, एक ही नंबर पे फ़ोन गाइडेंस आपको मिलती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको, चलो मैटर पर नहीं जाएंगे उससे, कि आपको मेमोराइज नहीं कर, मतलब मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता है कि यार आपको 40, किसी के पीछे लॉजिक होता है, बट किसी को रट लो। ठीक है, मेमोराइज रटने से अलावा उसके ट्रिक जान लो। ठीक है, तो अब राइट टू प्रॉपर्टी होगा तो आप 31 कहोगे तो 3 + 1 44, अब हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा चलो। ओके, तो बाकी ये देखो जो हमारे जो भी लक्ष्मीकांत देख रहा है, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ही लो। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप डायरेक्ट कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बट आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके, आपकी कॉल का रिस्पॉन्स अगर डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं तो पर 12 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक की जाती है हमारे द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा, क्या पढ़ा रहा था मैं, कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। तो बदलेगा कौन, बदलेगी सिर्फ एक, पार्लियामेंट, बाहुबली हमारी। ठीक है, पार्लियामेंट है हमारी बाहुबली। बाहुबली क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ओके, बाहुबली है। तो पार्लियामेंट कौन है, बाहुबली है। बाहुबली वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है। फंडामेंटल राइट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। कौन, हमारा बाहुबली। बाहुबली कौन है, पार्लियामेंट है। ठीक है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 368। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अभी हम देखेंगे, आर्टिकल 368 होता है, नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। ऐसा नहीं कि यार सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, ऐसा नहीं। और दूसरा एक और चीज याद रखना,
जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लक्ष्मीकांत खुद ही बोल रहे हैं कि चैप्टर 11 में हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समझाया हुआ है और फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं या नहीं हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 7 चल रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा 7th पॉइंट कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, उसको चेंज कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट कर्टेल भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं इनको। बट इसके पीछे कोई बहुत सारे केशवानंद भारती केस आ जाता है कि अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, मान के चलो कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो वहां पर उसको कर्टेल या रिपील नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते जब तक बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको जानने के लिए वो एक तो सुप्रीम कोर्ट बताती है, और जब बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे और भी वो मैं समझाऊंगा। पर अभी तक ये समझ लो, अभी जो ये समझ रहे हो कि फंडामेंटल राइट को चेंज भी किया जा सकता है, रिपील भी किया जा सकता है, किसी को हटाया भी जा सकता है, ये याद रखना। ठीक है, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्लियर करो। प्रीलिम्स में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है क्या फंडामेंटल राइट को रिपील किया जा सकता है, आपका आंसर होगा यस। क्या फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है, उस पर सुधार किया जा सकता है, आपका आंसर होता है यस, बिना जब तक कोई स्टेटमेंट ना दिया हो तो। ठीक है, और कौन कर सकता है, बाहुबली। बाहुबली कौन है, पार्लियामेंट है। ओके, नाउ 8th वाला क्या है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं सस्पेंड किए जा सकते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, एक्सेप्ट कुछ जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए कभी हमारे अनफॉर्चुनेटली भारत में अगर नेशनल इमरजेंसी फ्यूचर में लगती है, ठीक है, पास्ट में तो लगी हुई है, फ्यूचर में नेशनल इमरजेंसी होती है, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, ना ही लगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जनरली वॉर वगैरह हो जाता है तब होता है। ठीक है, पर सपोज नेशनल इमरजेंसी पास्ट के बेसिस पे समझाता हूँ, फ्यूचर में भी गलत है वो लगना। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, चलो फ्यूचर के बेसिस पर, ठीक है, तो पास्ट के बेसिस पर क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोविजन चेंज किए तो फिर आपके माइंड में थोड़ा सा डाइवर्जन होगा, वो मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो। यानी कि कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये आंसर कैसे हुआ। अगर आप लेक्चर हमारे देख रहे हैं तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2020 के उठा लो, 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स उठा लो, अगर जो मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उससे, जो लेक्चर में जो बोल रहा हूँ उससे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये गारंटेड के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यूपीएससी के पैटर्न के बेसिस पर आपको पढ़ाएंगे, ना कि ऐसे ही एवं ही पढ़ा देंगे। ओके, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, बट एक्सेप्ट जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ऐसा नहीं ना आपको डिटेन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी जो फंडामेंटल राइट हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि उनको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आपके पास ये आर्टिकल है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, बाकी जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार आपके लिखे गए हैं। ठीक है, वो तभी सस्पेंड किए जाएगी जब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। मान के चलो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, ये याद रखना, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो कभी भी हो। और उसके बाद आर्टिकल 19 भी सस्पेंड होता है, बट वो सस्पेंड तभी होगा, ठीक है, तभी होगा जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो। एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मान के चलो चाइना ने अटैक किया तो उस समय आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाएगा। अब आर्टिकल 19 में होता क्या है, राइट टू मूवमेंट वाले कुछ प्रोविजंस हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह, अगर सरकार कह रही है कि यार आपको उत्तराखंड वाले इलाके में नहीं जाना क्योंकि चाइना के बॉर्डर से लगे रहता है, तो आप नहीं जा सकते उस समय, क्योंकि आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन में, ना कि इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल इमरजेंसी में। इंटरनल इमरजेंसी क्या होता है, जैसे आर्म रेबिलियन है, इसकी भी डेफिनेशन बाद में चेंज की गई, अभी हम देखेंगे चैप्टर 16 में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि जब नेशनल इमरजेंसी लगे तो सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाएंगे, बशर्ते आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं होगा। दूसरा, बट एक और चीज़ है, अगर एक्सटर्नल जो एग्रेशन होता है, कहीं वॉर के सिचुएशन हो जाती है, तो आर्टिकल 19 भी आपका सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, वैसे नहीं होता है, पर आर्टिकल जब वॉर हो जाए तो तब सस्पेंड करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये 8th हो गया। 9th पॉइंट क्या है, अब देखिए 9th पॉइंट बहुत सारे सिंपल सी बात है
कि यहाँ पर अभी जब मैं पढ़ाऊंगा इनको बहुत डिटेल में, जब 12 से 35, वैसे तो मैं धीरे धीरे आर्टिकल 12, 13, 14, 15 पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पर ये देखो, देयर स्कोप ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A। अब जब आर्टिकल 31A आ जाएगा ना, तो फंडामेंटल राइट का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अगर आपको टेरिटरी लेनी है, किसी बाउंड्री लेनी है, ठीक है, तो अभी तक ये समझो बहुत सिंपल। अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक अलग सा आधे या 45 मिनट का लेक्चर बनेगा, अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो अभी तक ये समझ लो कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C आ जाए, ये आ जाए, और इसके बगल में मैं रखूंगा फंडामेंटल राइट, तो ये वाले हो जाएंगे बड़े भाई, फंडामेंटल राइट हो जाएगा छोटा भाई। तो कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 31A, 31B और 31C अगर हम इंप्लीमेंट करें, कहीं पर आते हैं, तो फंडामेंटल राइट का जो पावर्स होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी इनके कंपेरिजन में। अभी इनमें ऐसा क्या लिखा गया है वो तो मैं 31 जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है, 31A, B और C पढ़ाऊंगा तब। अब आप थोड़ा सा ये समझो कि 31 को डिलीट कर दिया गया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसी से रिलेटेड है, उसी से ये रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहां पर अगर आर्टिकल 31A आ जाए तो आर्टिकल जो 14 है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस पर क्या लिखा गया है, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन है, अभी बस सिर्फ फीचर समझो, ठीक है। इसके लिए आधी घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लूंगा मैं, ओके। ओके, 10th देखो, 10th क्या है, अगर their application to the member of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agency कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है आर्टिकल में, तो आर्टिकल 33 में ये लिखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट फिर अगर इनके प्रोविजन में जाएं, आर्मी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, उनकी में काम नहीं करेंगे। फिर एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, आर्मी के अलग रूल होते हैं। आर्मी में सपोज किसने गलती करी तो आर्मी चाहे कोर्ट मार्शल ये सब कर सकती है, तो आर्मी के दौरान आपके फंडामेंटल काम नहीं करेंगे कि यार मैं तो यहाँ पर मूवमेंट करना चाहता हूँ, आर्मी वाले करने नहीं दे रहे। तो आर्टिकल 33 यही कहता है कि पार्लियामेंट इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है जब भी कोई मैटर आता है, जब भी आर्मी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स या इंटेलिजेंस एजेंसी की बात आती है, तो ठीक है। तो ये उस पर काम नहीं करेंगे, अभी डिटेल में भी जानेंगे बाद में। 11वां क्या है, देखो, देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है, मतलब मिलिट्री रूल लगा है, तो वहां पर फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। मैं यहां पर हूं, अनफॉर्चुनेटली यहां पर मिलिट्री रूल लग जाता है उत्तराखंड में किसी एक वजह से, चाहे वो वॉर के वजह से हो, तो यहां पर अब मेरे फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। मैं कोर्ट के पास नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर मार्शल लॉ लगे हैं। अब यहां पर आर्मी, क्योंकि आर्मी तो ये है ना यार, इंटीग्रिटी, नेशन की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम यहां पर अभी फ्रीली वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो जवान हैं, और ये एक्चुअल में मैं मीन कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्री में ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, और आप अपने एंड में फ़ोन पर देख रहे हो, लैपटॉप पर देख रहे हो, ये इसलिए कि चाइना या पाकिस्तान जो है हमारे एनिमी नेशन है, वहाँ से वो किसी ऐसे इंसर्जेंट पर्टिकुलर बंदे को एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं, जिसके बेसिस पर आपको खतरा होगा कि यार अब मैं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, यहाँ से भी गन चल सकती है। तो ये तभी मिलिट्री रोल को इतना ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी गई है कि अगर आपके एरिया में मिलिट्री रूल लग जाता है तो वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता है कि मिलिट्री रूल सुप्रीम रूल है और आपकी वो हमेशा जो है वेलफेयर के लिए ही सोचेगा ना। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल इम्पोज्ड अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस लाइक वॉर टू रिस्टोर ऑर्डर। आर्टिकल 34 इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी से मिलिट्री रूल बहुत ज़्यादा अलग होता है, ओके ना। उसके बाद चलते चलते लास्ट पढ़ते हैं, फिर आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल while few of them can be enforced on the basis of law made for giving effect to them. Such a law can be made only by the parliament and not by the state legislature so that uniformity throughout the country is maintained. अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो कानून होते हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। सच लॉ कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा होता है यार, फंडामेंटल राइट के जो कानून होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर क्यों नहीं बना पाती है, तो सिंपल सी बात है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है,
आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, फिर अपने अपने लॉ बनाते वो ना, अपने अपने मौलिक अधिकार के बेसिस पे। तो आप ये कह सकते हैं थ्रू आउट द अगर कंट्री में यूनिफॉर्मिटी है, आर्टिकल 35 यही कहता है कि फंडामेंटल राइट की यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कहीं पर भी जाओ ये एक ही कानून पार्लियामेंट बनाती है। अगर सब राज्य सरकार इस पर इन्वॉल्व हो जाएगी तो सभी के अलग अलग कानून हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो है कानून के बेसिस पर होते हैं। और कानून बनाएगा तो आप कह सकते हैं कि अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई कानून है तो वो सिर्फ एक ही बंदा बनाएगा, भल्लाल देव नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट में कौन बनाएंगे? बाहुबली। ओके, आर्टिकल 35 में लिखा है। तो 12 से लेके 35 तक मैं करा चुका हूं। अब देखो यहां पर है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आज के लेक्चर में तो ये मैं कराने वाला नहीं हूं, ये आगे के लेक्चर आएंगे धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट है। 4-5 लेक्चर डिमांड करता है ये, ठीक है। तो मैंने हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को अच्छे से आपको समझा दिया है। पहला है फंडामेंटल राइट, इसको मैं चलो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बट एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरा है 4, 5, 6, तीसरा है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ओके, और 12वां। तो 12 फीचर बता दिए एक एक करके फंडामेंटल राइट के। आई थिंक आपको चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पेड सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 2 सब्सक्रिप्शन है, मन में डाउट मत करना। एक है ईयरली सब्सक्रिप्शन 499 रुपीज़ प्लान, एक है दूसरा टेस्ट सीरीज वाला प्लान। और जब भी ये वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेबल हैं ये, ठीक है। ये भी 499 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप इन दोनों प्लान को अवेल कर सकते हैं। इन दोनों प्लान को, इसको जानने के लिए डेली के बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस देख लो कोई भी हमारा, आप पता चल जाएगा इसमें हम क्या पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज में तो ये तो कंपलसरी है, आप ले ही लो, क्योंकि आपके लिए NCERT 6 to 12 जब आप पढ़ते हो बेसिक से चीज़, जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको भी लेना है, जो नॉन पेड हैं, जो नए हैं उनको भी लेना है। तो दोनों ही 499 रुपीज़ की हैं। और अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा 1 नवंबर से पहले 2020, तो तब ये 399 का है। प्री बुकिंग चल रही है अभी। बाकी ये जब आप बाद में देखेंगे 499 रुपीज़ की होगी। 7505134891, ठीक है। इस नंबर पर कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई देंगे अबाउट दैट। ओके, नाउ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।